राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 7 से 8 हजार करोड़ की बिजली घोटाले का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि रमन सिंह के समय कुछ उद्योग पर बिजली विभाग ने 8 करोड़ का बिजली ड्यूटी का हर्जाना लगाया था। उससे समय इस विभाग को आईएएस अनिल टुटेजा देख रहे थे। इस बिजली बिल को भूपेश बघेल और उनके अधिकारियों ने माफ कर दिया। माफ करने के एवज में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उद्योगपति ने कमीशन दिया है। गांव बैठे हैं और रायपुर से 2 भाजपा के नेता हैं, वो आके छत्तीसगढ़ में एक बिजली का बड़ा घोटाला हुआ है जिसको लेकर ईडी में भी इन लोग कल शिकायत करने वाले हैं। चुनाव को मात्र 3 दिन बाकी है। अब ये वाला मुद्दा और ये वाली बात इस चुनाव में कितना असर करेगी ये हमको देखना है। हम ये जानते हैं कि मामला क्या है, किस तरीके का घोटाला हुआ है जिसमें कई उद्योगपतियों की बिजली जो है उसका बिल माफ़ किया गया। हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी और आलोक पांडे जी। पहले तो आप दोनों का स्वागत है। शुक्ला जी बताइए क्या था मामला। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी के द्वारा उद्योगपति व्यापारियों का हजारों करोड़ का 7 से 8 हजार करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ किया गया है। ये ड्यूटी ऐसे प्रकरण थे जो 10 साल पुराने पेंडिंग थे। रमन सिंह जी के समय वसूली योग्य मान के उन उद्योगों को नोटिस दिया गया था। ये उद्योग रायगढ़ के, कोरबा के, बालको के, धरसीवां के, बिलासपुर के ऐसे उद्योगपति थे और इनको नोटिस दिया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इन्होंने चुराई थी बिजली की, और इसके लिए नोटिस दिया गया था उद्योग विभाग के द्वारा। और तत्कालीन उद्योग संचालक अनिल टुटेजा, जो कि उस पद के रहने के लायक नहीं थे, वो फर्जी पद था। फर्जी पद इसलिए कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थी और उद्योग और वाणिज्य सचिव जो होता है वो कैडर पोस्ट होता है। जीएडी से नियुक्ति होती है सामान्य प्रशासन विभाग से। अनिल टुटेजा की नियुक्ति जीएडी से नहीं हुई थी, सामान्य प्रशासन विभाग से नहीं हुई थी और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, इस पद को धारित करने के योग्य नहीं थे। उसके बाद भी उन्हें 4 साल तक इस पद पर रखा गया। इस दौरान उन्होंने ऐसे ऐसे प्रकरण जिसमें व्यापारियों को, उद्योगपतियों को दंड हो चुका था, को पुनरीक्षण करके, जो कि उनके क्षेत्राधिकार में भी नहीं था, पुनरीक्षण किया। पुनरीक्षण करके माफ किया, राइट ऑफ किया। ये लगभग कितने हजार करोड़ या कितना बड़ा घोटाला हो सकता है अनुमानित है? जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने सुना, 7 से 8 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें एक मोटी राशि माननीय भूपेश बघेल जी को भी मिली। क्या लगातार भ्रष्टाचार इसी प्रकार का इस 5 सालों में चलता रहा? निश्चित तौर पर जो भी जांच अनिल टुटेजा के खिलाफ हो रहा है आबकारी घोटाले का, ये उससे कई गुना बड़ा घोटाला है। हमारे साथ पांडे जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। पहले तो आप स्वागत है। बताइए, आप लोग इस पार्टी में, भाजपा में आए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या तकलीफ महसूस हो रही थी यहाँ काम करने में? हम लोगों ने लगातार 15 साल जब विपक्ष में रहा, तो विपक्ष के समय हम लोगों ने अपने पैसे लगाकर, अपनी क्षमता, अपने लोगों के साथ संघर्ष किया। जेलों में हमने समय काटा और संघर्ष के पश्चात जब भूपेश बघेल जी अध्यक्ष बने तो उनके साथ हमने पद यात्रा की। सारे आंदोलनों में उन्होंने हमारा उपयोग किया। आपने राजधानी, यहाँ भी संस्कारधानी में भी देखा होगा, हमने यहाँ भी किया था, राजनांदगांव में भी आंदोलन किया था। 20 से 25 हजार लोग, स्वयं भूपेश बघेल जी आए, हमारे साथ बैठे। पर जब हमने अपनी अधिकार की बात की, हमने अपने लोगों के लिए, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बात की, तब उन लोगों को छोड़ करके ये उद्योगपतियों से जो भ्रष्टाचारी थे उन लोगों को अपना सिंडिकेट बनाया। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा जिनके ऊपर आरोप दर्ज हुए हैं, उसी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपना सिंडिकेट बनाया। जो लोग काबिल थे उन लोगों को पद नहीं दिया और पीड़ित ही करते रहे, उन लोगों को अपमानित किया गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास में उनको घुसने तक भी नहीं दिया जाता था। और हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए संघर्ष किया, बातचीत करने के बाद भी इन लोगों ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम लोगों को नहीं दी। फिर भी हम लोगों ने चुनाव तक इन लोगों का साथ दिया। चुनाव के समय भी मैंने एक पत्र उनको प्रेषित किया कि आपकी ये स्थिति है, अगर आज भी आप इन कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं, इनको अपने साथ लेकर चलते हैं, तो पता नहीं
इनके में क्या घमंड था, ये क्या सोचकर चल रहे थे। तो आज ये सरकार से भी जा रहे हैं और हम लोगों ने तो पहले ही तय कर लिया था। और विधानसभा चुनाव के समय जैसे ही चुनाव हुआ, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित भी थे। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य थे, जो धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए वो काम कर रहे थे, उससे तो हम लोग प्रभावित थे ही। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। अपराधियों का, जैसे राजनांदगांव में नवाज खान का जिस तरीके से नाम आ रहा है कि जिस आपराधिक प्रवृत्ति से उन्होंने काम किया वो उजागर हो रहा है, ये जानकारी भूपेश बघेल जी को भी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस आउट ऑफ रूल नियुक्ति हुई, जो खर्चे सहकारी बैंक में, कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 5 से 10 करोड़ रुपए के खर्चे होटल और घुमाने और फिराने में, जो सहकारी बैंक का मद ही नहीं है। तो क्या ये जैसे नेक्सस जिनका था वो ज़्यादा भूपेश जी के करीब थे, ऐसा क्या आपको सोचना है? भूपेश बघेल जी शुरू से अपराधियों के बीच में रहने के आदी हैं। पाटन विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, वो सार्वजनिक रूप से बोलते थे कि सट्टे वाले लोग ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री बने तो उनके रिश्तेदारों ने पाटन विधानसभा में सट्टा चालू किया। उनके संरक्षण में महादेव ऐप चला, जो जग उजागर है। और नवाज खान हो, चाहे ढेबर हो, चाहे उनके पूरे छत्तीसगढ़ का एक सिंडिकेट आप देखिए, कोयले के मामले में हो, चाहे सट्टे के मामले में हो, शराब के मामले में हो, इन लोगों ने अपराधियों को एक पनाहगार बनाया। उत्तर प्रदेश की महिला, जिसके ऊपर में उत्तर प्रदेश में कई अपराध दर्ज थे, उसको ला करके समाज कल्याण विभाग में यहाँ सदस्य बनाया। क्या छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की महिलाओं में इतनी काबिलियत नहीं थी कि उनको यह पद दिया जा सके या किसी प्रकार से निगम मंडल में उन लोगों को बनाया जा सके? इन लोगों ने लाकर 3-3 बंगले दिए उनको। ये पीड़ा मन में हुई। इस पीड़ा को हमने जाहिर भी किया, परंतु शीर्ष नेतृत्व को भी हमने इस बात को बताया, पत्र भी लिखा, उनसे बात भी किया, उनसे मिलने भी गए, परंतु इसका कोई हम लोगों को फायदा नहीं हुआ और इसके कारण ही हम लोग पीड़ित रहे और छोड़ दिया। सरकार जाने का कारण क्या मानते हैं आप? आम जन की भावनाओं की अपेक्षा में खरा न उतरना और कार्यकर्ताओं के साथ जो किया गया दुर्व्यवहार, जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें गढ़ा था, बुना था, बनाया था, उसका इन्होंने पूरी तरह से तिरस्कार किया, अपमान किया, जिसका फल परिणाम आपके सामने है। कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से बने थे, उन्हीं कार्यकर्ताओं के श्राप से ये कहीं की नहीं रहे और आगे भी कहीं की नहीं रहेंगे। अब कांग्रेस का भविष्य क्या होगा अगर ऐसे ही जो स्थिति है, लोग छोड़ रहे हैं लगातार? आज कोरबा में तरफ, जांजगीर तरफ भी उनके क्या बोलते हैं, चरणदास महंत जी का मेन आदमी, पूर्व विधायक थे, उन्होंने भाजपा प्रवेश कर लिया। तो अब ऐसे में नैतिकता होगी, सहृदयता होगी, सनातन के प्रति आस्था होगी, जो हिंदुत्व को मानता होगा, देश के संस्कार को मानता होगा, वो कांग्रेस में रह ही नहीं सकता। सब छोड़ के जाएंगे। कांग्रेस बहुसंख्यकों की विरोधी और अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण में उतर आई है। माननीय खड़गे जी के पुत्र ने जो प्रियंक ने कहा था, उसका भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा। लगातार ये लोग जहाँ भी जाते हैं हिंदुओं का विरोध ही करते हैं। और मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश के हमारे साथियों से, क्योंकि मैं मजदूरों का, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उनके लिए संघर्ष करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर बनाकर हमारे हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक स्थापित किया है। ये एक बहुत बड़ा उपकार है। और आज सारे देश के लोगों को, राजनांदगांव के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संतोष पांडे जी को कमल फूल पर वोट देकर इस उपकार को उतारना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहिए। पूरी जनता को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संतोष पांडे जी को सांसद बनाना चाहिए। ये भी हम बात कर रहे थे, दो ऊर्जावान नेता हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं और अभी भाजपा प्रवेश किए हैं। इनका भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। चंद्रशेखर शुक्ला जी और पांडे जी को पहले तो बात करने के धन्यवाद। एशियन न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजनांदगांव इकाई की तरफ से, और चूंकि मैं यहाँ आपके समक्ष आज आया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया विभाग की तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं है। ऐसे में जनता के सामने सच्चाई पहुँचे, तथ्य पहुँचे, जिससे उनको अपना निर्णय करने में आसानी हो, इसी दृष्टिकोण से आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें हमारे प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश के महामंत्री, आदरणीय श्री भरत वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। उनका अभिनंदन।
हमारी ही पार्टी के आदरणीय योगेश भाई, जो मीडिया यहाँ देखते हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन। साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता रहे, पूर्व में प्रभारी महामंत्री रहे आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, जो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनकी मौजूदगी भी है। और आलोक पांडे जी, जो कर्मचारी संगठन के प्रदेश इकाई के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनकी भी गरिमामय उपस्थिति है। तो दो विषय आपके समक्ष रखेंगे। पहला विषय रखने के लिए मैं आदरणीय भरत वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के मीडिया के सम्माननीय भाई अमित चिमनानी जी, आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, भाई योगदत्त मिश्रा जी, आदरणीय भाई आलोक पांडे जी सहित यहाँ उपस्थित प्रेस मीडिया के सभी सम्माननीय पत्रकार साथीगण, आप सब लोगों के बीच मैं अपने कुछ विषय, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं और राजनांदगांव लोकसभा से उम्मीदवार हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप हम सब लोग लगा रहे हैं। आज मैं आप सबके बीच में उसके जो आरोप हैं, वो आरोप सौम्या चौरसिया को लेकर लगातार जब गिरफ्तार हुए उस समय कहा कि ये हम सबको बदनाम कर रहे हैं, ये विषय लगातार लगाते रहे। लेकिन आज आप सबको मालूम है, इस प्रदेश में 16 माह से इसके पूर्व उप सचिव गिरफ्तार है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हैं। एक तरफ अभी आप सब लोग देखें, राजनांदगांव में यहाँ के पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के ऊपर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। एक तरफ यहाँ इस प्रदेश में समीर बिश्नोई जी के ऊपर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन सब विषय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साथीगण के माध्यम से हम सब प्रेस में उपस्थित हैं और जनता के बीच अपने बात को हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ 2 दिन बाद इस राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव हैं। मैं आम जनता से अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रदेश में भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ को लूटने वाले एक तरफ नवाज खान है, एक तरफ सौम्या चौरसिया है, एक तरफ समीर बिश्नोई है। क्या हम इसको वोट देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। एक तरफ भूपेश बघेल लगातार भ्रष्टाचार, गरीब जनता के पैसे के लूटकर इस प्रदेश में कितना प्रतिशत भूपेश बघेल के खाता में गए हैं और कितने प्रतिशत सौम्या चौरसिया के बीच में गए हैं, ये भी मैं भूपेश बघेल से जानना चाहूँगा। साथ में आज आप सबको मालूम है, नवाज खान, सौम्या चौरसिया, फिर अनिल टुटेजा या फिर विनोद वर्मा या आपके विभाग के अधिकारी समीर बिश्नोई, ये सभी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में या तो जेल में है या बेल में है। इनसे आपका सीधा संबंध तो क्या है? इन सब के ऊपर लगे आरोप के हिस्सेदारी है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अगर हिस्सेदारी हैं तो इन सब की वकालत क्यों लगातार आपके बयान आते रहे हैं और आप इनके साथ क्यों खड़े रहे? क्योंकि शुरुआती दौर में आपने ही हमको आरोप लगाए थे कि ये गिरफ्तारी गलत है और आज आप सौम्या चौरसिया के वकालत कर रहे हैं। मैं इन्हीं विषय को लेकर भूपेश बघेल से, चूंकि मैं पत्र लिखा था, आज तक जवाब नहीं दिए हैं, जवाब मैं चाहता हूं आपके माध्यम से। देश के गरीब जनता को जो हक मिलना चाहिए था, जो मामले न्यायालय में लंबित थे, जिसको उद्योग विभाग रिव्यू पुनरीक्षण नहीं कर सकता था, आउट ऑफ वे जाके 10 साल पुराने प्रकरण को इन्होंने रिव्यू किया, पुनरीक्षण किया, जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता था, और बाद में उनको लाभान्वित करते हुए माफ किया उद्योगपतियों के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और जल कर। और ये थोड़े मोड़ी राशि नहीं, हजारों करोड़ की राशि, जिसमें स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल को भी कमीशन मिला। और ये पूरे तथ्य महालेखाकार परीक्षण में भी उठा है, विधानसभा में भी उठा है। ये पूरे तथ्य हैं जिसको लगातार दबा दिया गया, और ये हक का जो पैसा था छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का पैसा था, जिसको इन्होंने माफ किया। कोई आपका प्रश्न है? कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित है।
संस्कारधानी राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा संचार विभाग के प्रमुख भाई अमित चिमनानी जी, प्रदेश भाजपा के महामंत्री आदरणीय भरतलाल वर्मा जी, यहाँ के मीडिया के प्रभारी योगेश भैया, मेरे मित्र आलोक पांडे, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज का विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विषय मैं लेके आया हूँ, हजारों करोड़ का घोटाला भूपेश बघेल की सरकार ने, स्वयं भूपेश बघेल जी ने किया है अपने कुछ चुनिंदा व्यापारी उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। 30 जून 2019 को अनिल टुटेजा की नियुक्ति अनिल टुटेजा ने वाणिज्य और उद्योग विभाग का संचालक पद का दायित्व संभाला। ये कैडर पोस्ट है, इनकी नियुक्ति जीएडी से नहीं हुई थी, ये स्थायी तौर पर संभाला और स्थायी तौर पर संभालने के बाद अगले 4 वर्षों तक इस पद में रही। इस दौरान ऐसे ऐसे प्रकरण जो माननीय रमन सिंह जी ने पकड़े थे और उद्योगपति को दबाव डाला था राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए, उन 10-10 साल पुराने प्रकरणों का रिव्यू करके इन्होंने उनके हजारों करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर दी, हजारों करोड़ के उद्योगपतियों का जलकर माफ कर दिया। और ये सब प्रदेश के मुखिया तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सह और इशारों में हुआ। इसके लिए कई बार कैबिनेट में संशोधन भी कराए गए। प्रदेश की जनता को बिजली बिल हाफ का लाभ मिला कि नहीं मिला ये तो नहीं पता, लेकिन उद्योगपतियों का जल और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ किया गया, ये तथ्य है। और हजारों करोड़ के घोटाले किए गए। अनिल टुटेजा के ऊपर अभी आबकारी मामले में जांच चल रही है। जो घोटाले की बात आ रही है उससे कई गुना बड़ा है, क्योंकि इसमें जो घोटाले हुए हैं वो आबकारी विभाग के सामने ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पैसा कहाँ किए हैं? इस प्रदेश में अनुचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग समुदाय के हमारे जनजाति समूह हैं, उसको लूटने के काम इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए हैं। और क्या हम ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री को, राजनांदगांव के उम्मीदवार हैं, क्या हम ऐसे मुख्यमंत्री को वोट दें? ये मैं आम जनता से मैं उससे जवाब चाहता हूँ। ये पहला विषय भरत वर्मा जी का था, दूसरा विषय शुक्ला जी रखेंगे, फिर आपके सवाल आमंत्रित करेंगे। तो चंद्रशेखर शुक्ला जी से मैं आग्रह करता हूँ अपना विषय रखें। समीर बिश्नोई जी, ये जितने आईएएस ये भ्रष्टाचार के आरोप में अभी जेल में, ये पहले से भ्रष्ट अधिकारी थे कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में भ्रष्ट? आप भी के उत्तर है कि भूपेश बघेल के ही कार्यकाल में हुआ भ्रष्टाचार। उप सचिव के भूपेश बघेल के कार्यकाल में था। देवघान नाम के जो चीफ सेक्रेटरी हुए हैं, वो पहले से भ्रष्ट आचरण था उनका, भाजपा उनको क्यों बचाते हैं? भ्रष्टाचार का आरोप ही नहीं लगा, उसके ऊपर कहाँ लगे थे? देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा एड ऑन करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के जिन भी मामलों पर कार्रवाई होती है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आप ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि ये कार्रवाई क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी, गलत हुई। भाजपा के पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन जो कार्रवाइयां भ्रष्टाचार की पिछले 5 सालों में हुई हैं या अभी हो रही हैं, आगे होंगी, उसमें कांग्रेस का वर्जन आएगा और सबसे पहले भूपेश बघेल का वर्जन आया। सौम्या की गिरफ्तारी हुई तो भूपेश बघेल जी आए, समीर बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई तो भूपेश बघेल जी आए, जबकि उसके घर में अवैध संपत्ति के कागज मिले, 50 लाख रुपए लगभग नकद मिला जो अकाउंटेड नहीं था, और डायमंड भी मिला जो एक अधिकारी के घर में नहीं हो सकता, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो अधिकारी किसके विभाग के थे? भूपेश बघेल जी के विभाग के थे। उप सचिव किसकी थी? भूपेश बघेल जी की थी। अनिल टुटेजा की जो नियुक्तियां की हैं, किसने की हैं? जो चंद्रशेखर शुक्ला जी ने बताया, भूपेश बघेल जी ने की है। ये जितने लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बेल नहीं पा रहे हैं, इनका कनेक्शन किससे है? भूपेश बघेल से है, पिछले कार्यकाल से है। और रमन सरकार में अगर किसी अधिकारी ने ऐसा किया था तो 5 साल में भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कोई कार्रवाई करके दिखाती। एक चवन्नी का आरोप साबित नहीं कर पाए, और जो मामले भूपेश सरकार ने दर्ज किए, इतिहास इस बात का गवाह है
कि कोर्ट ने उन सारे मामलों में भूपेश सरकार को खरी खोटी सुनाई और सारे एफआईआर को रद्द किया। शुक्ला जी, आप इलेक्ट्रिसिटी करोड़ों हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जब ये मामले न्यायालय में चल रहे थे, ऐसा आपका कहना है? हाँ। तो ये तो न्यायालय की अवमानना हुई। हाँ। ऐसे प्रकरण कितने हैं, कितनी आपकी जानकारी में, क्या इसको लेकर सरकार जो है अभी भाजपा की सरकार है, हाँ। इसको लेकर अवमानना को लेकर कहाँ न्यायालय जाएगी, उसको दरवाजा खटखटाएगी, उसका कोई डेटा अपने पास है? मैंने कहा ना, ये इनके जो मामलों में उद्योग विभाग ने कार्रवाई कर दिया था, उद्योग वाणिज्य विभाग ने कार्रवाई कर दिया था, उन कंपनियों को वसूली का आदेश दे दिया था जिनके विरुद्ध वो ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में गए थे, जिसका पुनरीक्षण करना इनके क्षेत्राधिकार में ही नहीं था, उसका रिव्यू अनिल टुटेजा जी ने किया और रिव्यू करने के बाद उनके इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जल कर को माफ किया। इसके विरुद्ध में भी फिर से अपील हुआ। इसलिए ये बताना कि कितने हैं क्या है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए और ये पब्लिक डोमेन में। मैं बात कर रहा हूँ न्यायालय की अवमानना की और ट्रिब्यूनल की। आप जैसे बात करें अवमानना तो न्यायालय तय करेगी। जिनके क्षेत्राधिकार में इन्होंने किया हस्तक्षेप, वो तो न्यायालय तय करेगी, उसको मैं कैसे तय करूँ? आपके पास कुछ उसका डेटा है क्या? है ना, मेरे पास पूरा तथ्य है ना, मेरे पास पूरा तथ्य है। मैं लिखित में ईडी ऑफिस में दूंगा, कल ईडी ऑफिस में दे दूं। और कोई प्रश्न? जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है, ऐसा क्या कहते हैं? मैंने कहा ना, आम आदमी का बिजली बिल हाफ हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन उद्योगपतियों के इलेक्ट्रिक ड्यूटी माफ हुई है, ये फैक्ट है। और ये तब जब पूर्ववर्ती सरकार रमन सिंह जी ने ईमानदारी से काम करते हुए दंडित किया था, उसका इन्होंने रिव्यू किया। गलती तो इनसे हुई है, दंड तो ये पापे करेंगे, और ये जब दंड पाते हैं तो फिर बोलते हैं कि हमने चोरी की है, और जब सजा मिलती है तो बोलते हैं ईडी को आगे की है। इसमें थोड़ा उद्योगपतियों का फर्जी तरीके से इलेक्ट्रिक ड्यूटी माफ हुआ है, ये फैक्ट है। मेरा विषय ये है कि चोरी आपने की है, चोरी को आपने प्रश्रय दिया है, आपने चोर को चोरी का करने के बाद हिस्सेदारी लेके भागने का पूरा अवसर दिया। मेरा आरोप ये है, कम 30-40 उद्योगपति हैं, कोरबा के हैं, बिलासपुर के, मेरे पास है ना, बताए भाई साहब। मेरा विषय वो नहीं है, मैं वो विषय बिजली हाफ की बात, मैं बोला एक लोकंती टाइप बोला कि हाफ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उद्योगपतियों का बिजली बिल ये माफ हुआ। और ये भी बता दिया कि है ना, कल मिल जाएगा आपको, उपलब्ध है। मैं जब ईडी का शिकायत करूंगा तो आपके यहाँ उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, अब इसमें थोड़ी आपको मैं, शुक्ला जी जरा, मैं इनका एक सवाल था, जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है, ऐसा आपका सवाल था? स्वतंत्र संस्था है। हाँ, कोई बात नहीं है, लोगों की चर्चा है तो उस पर मैं जवाब देना चाह रहा हूँ आपको। माने अगर कोई भ्रष्टाचार करे और अवैध संपत्ति रखे और नकदी रखे जो अनअकाउंटेड हो, तो क्या करना चाहिए? उसका आरती उतारना चाहिए। मेरा सीधा प्रश्न है जनता से भी, और जो लोग ऐसा पूछते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष से मैं नहीं पूछ रहा, मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और महालेखाकार का एक सलाहकार भी रहा। तो मेरा ये सबके समक्ष प्रश्न है कि कोई भ्रष्टाचार करे तो क्या करना चाहिए? ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं पूरा कर लूं और आप और मैं पूरी बात करेंगे, उससे पहले उठेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आज आपसे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या है मन में क्या है, कोई बात रहनी नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ईडी ने कार्रवाई की, आपने जो कहा कि जनता कहती है कि गलत थी और भाजपा हार रही थी इसलिए की, तो सौम्या चौरसिया जिसको केस में अंदर किया गया, उसने जब जमानत याचिका लगाई तो कोर्ट ने क्या कहा कि आप बार बार जमानत याचिका मत लगाइए, 1 लाख रुपए का जुर्माना डाला। बार बार जमानत याचिका डालने पर 1 लाख का सौम्या चौरसिया पे जुर्माना डाला। किसने डाला साहब? ईडी ने नहीं डाला,
भाजपा ने नहीं डाला, तो क्या कोर्ट भी इन प्रोसेस में इन्वॉल्व है? क्या कोर्ट भी भाजपा के हिसाब से चलती है? ऐसे प्रश्नों को जब हम पब्लिक डोमेन पर उठाते हैं और जब उनके जवाब आते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि जब फैक्चुअली ये चीज प्रूफ होती है तो आपके माध्यम से जनता तक भी पहुंचे कि अगर कोई एजेंसी गलत करती है, अगर जाति करती है, तो बेल तो उसको कोर्ट तत्काल देगी। जैसे छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल के समय भी ऐसा ही हुआ। केजरीवाल ने यह दावा किया, ये पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में कि मेरी जो गिरफ्तारी है वही अवैध है, मुझे बेल दीजिए तुरंत। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? पूरे प्रमाण है, आपकी कोई गिरफ्तारी अवैध नहीं। समीर बिश्नोई को बेल क्यों नहीं मिली है? सूर्यकांत तिवारी को बेल क्यों नहीं मिली है? कैसे आता है? छत्तीसगढ़ को जिन लोगों ने लूटा, जिन लोगों ने गरीब जनता का पैसा लूट करके उनका हक मारा, अरे उस पर जो कार्रवाई कर रही है उनको तो शाबाशी मिलना चाहिए भाई। वो छत्तीसगढ़ के हित में है। और कहीं पर कोई गलत कार्रवाई अगर किसी ने की तो भूपेश सरकार ने की थी बदलापुर की राजनीति के तहत। ऐसे कई मामले हैं कोर्ट के जिसमें भूपेश सरकार के फैसले को कोर्ट ने पलट दिया था। जी ओके सर, आपसे प्रश्न मेरा, भ्रष्टाचार की बात करो, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी वासी बसी लगे जितना भ्रष्टाचार सबको ले लिया आपने, और सबको वासी कर दो, अपने पार्टी का भी छगन भुजबल है ना, और उसके बाद महाराष्ट्र के बड़े पार्टी कितने बड़े मोदी जी ने बोले चलिए ऐसा है वैसा है, क्यों करने भी कौन सी बासी बची लगती है आपको धुलाई हो जाती है? ये भी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं आपका इस प्रश्न के लिए अभिवादन कर रहा हूँ। ये प्रश्न चर्चा में है सभी के बीच में। अगर कोई राजनीतिक दल है और कोई उस राजनीतिक दल की विचारधारा के हिसाब से संकल्पित होकर उसमें प्रवेश करना चाहता है, तो इसमें कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं। कहीं पर संविधान इसमें भाजपा में कोई प्रवेश कर सकता है, इसकी रुकावट नहीं डालता। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यही रहेगा कि कोई व्यक्ति भाजपा में आने के बाद अगर किसी प्रकरण में दोषी पाया गया, हमारे यहाँ ये रहा कि लालकृष्ण आडवाणी पर भी जब आरोप लगा तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये सुचिता बनी रहे, इसका भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखेगी। और प्रश्न का उत्तर और एक अंक और है, इसका भाग और है कि कहीं पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप है तो जैसे हम अधिकृत हैं, हम ईडी को चिट्ठी लिख के दे सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लिख सकते हैं, हम न्यायालय को रिट पिटीशन के लिए लिख के दे सकते हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी को कोई राजनीतिक दल बचा नहीं सकता। ये एकदम संवैधानिक प्रक्रिया है। तो जिन लोगों के बारे में बात होती है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कोर्ट जा सकता है, कोई जांच एजेंसियों के पास जा सकता है। और मुझे याद आता है कि भूपेश बघेल जी भी गए थे पिछले बार, उन्होंने कहा था हाँ सभी लोगों को अधिकार है, सभी लोगों को अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में भ्रष्टाचार करे तो उस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। ये राजनीतिक सिस्टम है। महादेव सट्टाए पूरे प्रदेश में चर्चित है और भाजपा ने उसको एक स्टैंडर्ड तक प्रचार प्रसार किया है। महादेव सट्टाए के मामले में राजनांदगांव पुलिस, भरत वर्मा जी ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव पुलिस की भूमिका शून्य बटे सन्नाटा रही है। जबकि महादेव सट्टाए राजनांदगांव में भी चलता है, पूरे जिले में चलता है ना। और आज की तारीख में भूपेश बघेल जी यहाँ से कैंडिडेट भी है। इस मामले में पुलिस की भूमिका किस हद तक? देखिए, पुरानी जब सरकार थी कांग्रेस की, तब ये बातें हम खुद आप सबके समक्ष लेकर के आते थे कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद हमने और हमारे नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों को भी लिखा, फलस्वरूप कार्रवाई हुई। जब केंद्रीय एजेंसियों ने एफआईआर किया तो राज्य सरकार ने भी छिटपुट कार्रवाइयां की, उस समय की तत्कालीन भूपेश सरकार ने। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विषय हमने उठाया था, हमने, हमारी सरकार ने, हमारे गृह मंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। चाहे वो राजनांदगांव हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, वहाँ कोई भी शिकायत मिलेगी, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, सभी पे एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी। और हो ही रही है। अनिल टुटेजा पे फिर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है, तो कार्रवाई करने में भाजपा पीछे नहीं रहेगी। चलिए, नागपुर तो भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच का चुनाव है, न सोवियत दोनों से है, न समीर बिश्नोई है, न नवाज खान।
भूपेश बघेल बनाम नवाज खान हो रहा है, भूपेश बघेल बनाम संतोष पांडे। आपके मुंह में भी आ गया। दो मिनट। भूपेश बघेल बनाम संतोष पांडे हो रहा है, संतोष पांडे को 5 साल बाद रहा है ना भाई। भूपेश बघेल के ऊपर क्या आरोप है? भूपेश बघेल को अगर वोट पाते तो संतोष पांडे को क्यों दें? हमारे पास नीचे भरत जी, संतोष पांडे को वोट देने के लिए 5 साल में लगातार क्षेत्र में विकास किए हैं। लगातार आज देखिए रेलवे के क्षेत्र में आज़ादी के 70 साल तक 2 ही ट्रैक थे, आज 10 साल के अंदर में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा ट्रैक पूरा हो गया, चौथा ट्रैक का काम चालू है। पनिया जोब से लेके डोंगर राजनांदगांव तक 14 अंडर ओवर ब्रिज बन रहे, बड़े बड़े काम। डोंगरगांव विधानसभा में 965 करोड़ का सोलर का प्लांट के काम चल रहे हैं, जिससे विद्युत रेलवे को दे रहे हैं। क्षेत्र में 500 करोड़ का अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे हैदराबाद जोड़ने का रोड हो, चाहे आपके वो उधर नहीं ये खैरागढ़ से लेके जो ग्रीन फील्ड वाले रोड है, ये बड़े काम यहाँ इस लोकसभा में हुए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आम मतदाता स्वीकार कर रहे हैं। लगातार मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान के हित में काम हुए हैं। किसानों के हित में 600 रुपया हमको लगातार किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 6000 तीन किस्ती में दे रहे हैं। एक तरफ गरीबों का आवाज दे रहे हैं मोदी जी, एक तरफ मोदी जी गरीबों का प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ आप राशन दे रहे हैं मुफ्त में। एक तरफ मोदी जी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, गैस के सिलेंडर दे रहे हैं। अनेक विषय हैं इस मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में अभी 10 साल में जो काम दिख रहे हैं। और ये राजनांदगांव में माननीय सांसद जी संतोष पांडे जी के माध्यम से मुखरता के साथ, चाहे महादेव ऐप के विषय हो, चाहे भूपेश के भ्रष्टाचार के विषय हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार किए उसको सदन में भी यहाँ के हमारे सम्मानित सांसद संतोष पांडे जी प्रमुखता के साथ रखे हैं लोकसभा में। इसलिए संतोष पांडे जी को वोट करना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव राष्ट्र के चुनाव है। राष्ट्र के चुनाव के लिए आप लोगों के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये देश के चुनाव है, आपके माध्यम से आम जनता के बीच में जाना चाहिए। क्योंकि भूपेश बघेल लगातार 5 साल भ्रष्टाचार किए हैं, और सम्या चौरसिया हो, चाहे बिश्नोई हो, चाहे नवाज खान के विषय में कल ही देख रहे हो लगातार भ्रष्टाचार है। इसलिए क्या यहाँ जो आतंकी हैं अकबर अनवर ढेबर, ऐसे लोगों को वोट करेंगे क्या आम जनता? इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि राष्ट्र हित में ही वोट आप भी दीजिएगा। भाई साहब एक सवाल और है कि आपने अकबर कहा, आपने नवाज कहा, अकबर नवाज जैसे चेहरे आज गायब है, मैदान में कहाँ है? आज पुलिस खोद रहे हैं एक नवाज को, एक नोटिस मिलने के बाद गायब है। उसके काले कारनामे का आप सब लोग जान रहे हैं, इसलिए कोई चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरिया